नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम की सुरक्षा पर विक्रम मजीठिया का बड़ा खुलासा। पूर्व डीजीपी के गैंगस्टर के साथ बताए संबंध। बोले चट्टोपाध्याय ने गैंगस्टर से पीएम को सबक सिखाने की कही थी बात। यूपी चुनाव को लेकर अमित शाह का मंथन। पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं संग प्रवेश सिंह वर्मा के घर की बैठक। चुनावी रणनीति पर चर्चा। बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर बवाल। अभ्यर्थियों ने ट्रेन में लगाई आग। गया में जमकर किया पथराव। 73वें गणतंत्र दिवस पर देश की सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन। राजपथ पर झांकियों ने दिखाई संस्कृति की झलक। पहली बार राजपथ पर ड्रोन शो। पाकिस्तान में फिर टूटा हिंदुओं पर कहर। कट्टरपंथियों ने हिंगलाज माता मंदिर में की तोड़फोड़। सबसे पहले बात पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर हुए बड़े खुलासे पर। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर बड़ा खुलासा कर रहे हैं और पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पर कई आरोप लगा रहे हैं। मजीठिया ने कहा कि पूर्व डीजीपी चट्टोपाध्याय के गैंगस्टर्स के साथ संबंध हैं। जो डीजीपी गैंगस्टर्स के साथ संबंध रखता हो वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और डीजीपी की संलिप्तता को लेकर एनआईए जांच होनी चाहिए। मजीठिया ने पूर्व डीजीपी चट्टोपाध्याय और एक गैंगस्टर की एक कॉल रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए कहा कि डीजीपी ने प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ दिनों पहले एक गैंगस्टर से बात करते हुए कहा था कि अगले 3-4 दिनों में मोदी को भी सबक सिखा देंगे। डॉक्टर साहब, विक्रम सिंह मजीठिया डीजीपी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो कितने सही हैं? देखिए, अगर ये बातचीत हुई है, जो ऑडियो टेप जांच एजेंसी को दिया गया है और इसकी सत्यता साबित होती है, तो जो बात सारे लोग कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मसला नहीं बल्कि उनको खत्म करने की मंशा से रचा गया एक साजिश है, उसकी पुष्टि हो जाएगी। अब कई सारे तार एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये डीजीपी ये योग्य नहीं था। यूपीएससी के द्वारा जो लिस्ट दी गई थी कि किन किन लोगों को, किन 3 नामों को डीजीपी बनाया जा सकता है, उसमें इनका नाम नहीं था। ये कार्यकारी डीजीपी थे, वो भी कई सारे पॉलिटिकल उठा पटक के बाद बाकायदा नवजोत सिंह सिद्धू, ये जो बाजवा के यार और इमरान खान के छोटे भाई हैं, इन्होंने लड़के इस डीजीपी को वहां पे बिठाया था और ये डीजीपी शुरुआत से ही इस पूरे कांड में सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसके पास सारी जानकारियां थी और इसने एनआईए को मिसलीड किया। ये इनके ऊपर आरोप हैं और अब ये नहले पे दहला कि उसने किसी गैंगस्टर को ये बात फोन पे कहा और जिसकी रिकॉर्डिंग भी है कि जिसमें वो ये कह रहा है कि 2-3 दिन में प्रधानमंत्री मोदी को भी सबक सिखा देंगे। इस आदमी को तो इसी आरोप पे इमीडिएटली गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल लेकर के आ जाना चाहिए। इस व्यक्ति की नार्को एनालिसिस होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इन लोगों को राजनीति का नशा इतना ज़्यादा चढ़ गया है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर बीजेपी की रणनीति पर। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। वहीं अमित शाह का पूरा फोकस पश्चिमी यूपी पर है, जिसको लेकर अमित शाह ने बीजेपी सांसद प्रवेश सिंह के घर पर जाट नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में 200 से ज्यादा जाट नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि अमित शाह ने चुनाव के लिए इन नेताओं को पश्चिमी क्षेत्र की कमान सौंपी हुई है और जीत के लिए आगे की रणनीति बनाई जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या इस बैठक में जाटों को साधने की रणनीति तैयार हुई है? देखिए, जाट ये किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी से थोड़े से नाराज चल रहे थे, लेकिन पिछले 15-20 दिनों में
ये पूरा पासा पलट चुका है। आप अगर कैपिटल टीवी के पब्लिक ओपिनियन कार्यक्रम को आप देखेंगे कि जहां हमारे रिपोर्टर्स जाट लैंड के अलग अलग गांव में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज बिल्कुल ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आरएलडी का अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ होना ये भी जाट समुदाय के गले नहीं उतर रहा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2013 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, एक बहुत ही भयानक दंगा हुआ था। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी और जाट समुदाय ये कहता है कि भाई सब चीज़ को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन इनके घर के लड़कों को जो मारा गया उसको कैसे भुलाया जा सके। किस तरीके से जाट इलाकों में बहू बेटियों की इज्जत जो है वो नीलाम हो रही थी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और दंगाइयों और इन क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कराती थी। तो एक तो मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, दूसरा जाट समुदाय पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। तो जब एक तो ग्राउंड लेवल पे नाराज़गी नहीं है जो पहले 15 दिन 20 दिन पहले हुआ करती थी, तो अचानक से ये जो मीटिंग की गई है, इस मीटिंग का पर्पस ये नहीं है कि जाटों को मनाने के लिए ये मीटिंग की गई है। जाट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं। उन नेताओं को बाकायदा सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए फिजा में बदलाव किया है। ये जो 200 जाट लीडर्स आज अमित शाह के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये मीटिंग इस बात के संकेत है कि ये जो जाटलैंड जो पिछले चुनाव में 2017 में या 2019 में या 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इन लोगों ने समर्थन दिया था, वो समर्थन जारी है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर बिहार में मचे बवाल पर। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर बिहार में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज तीसरे दिन छात्रों ने गया रेलवे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म पर पथराव किया और अलग अलग जगहों पर ट्रेनों में आग भी लगा दी। गुस्साई भीड़ ने पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर में बवाल काटते हुए रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। छात्रों के प्रदर्शन पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेल मंत्री ने कहा, मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें। हम उनकी उठाई गई शिकायतों और चिंताओं को लेकर गंभीर हैं और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, जब कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया है तो क्यों ये विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, अगर कोई जाति हुई है तो छात्रों के साथ संवेदनाएं वो लाजमी है। जॉब को लेकर के लोग थोड़े वैसे भी बैकफुट पे होते हैं और इस तरीके से जो होता है लार्ज स्केल पे, तो इसका मतलब है कि छात्रों के एस्पिरेशंस और उनकी जो मांगे हैं उन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुआ है वो क्षम्य नहीं है। अब आप समझिए, जब इस तरह का कोई आंदोलन होता है इसके पीछे राजनीति होती है। जब इस तरह का, क्योंकि आम छात्र जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है कि रेलवे में उसे नौकरी मिल जाए और वो रेलवे की प्रॉपर्टी में ही आग लगाना शुरू कर दे, तो ये तो क्षम्य नहीं है। ये नक्सलियों, ये वामपंथियों, ये जो टायर्ड और रिटायर्ड, ये जो फ्रस्ट्रेटेड और डिजेक्टेड रिजेक्टेड विपक्ष है, उसकी रणनीति हो गई है। और ये तो शुरुआत है। आपने शाहीन बाग में कोई एक्शन नहीं लिया, सरकार दुबक गई तो दंगा हो गया। किसान आंदोलन में लोग दिल्ली में कोहराम मचा दिए, ये 56 इंच की सरकार दुबक गई। 26 जनवरी हो गया, बाद में आपने माफी भी मांग ली। तो अब तो हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी, जिसको भी कोई अगर ग्रीवांसेस है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं,
उसको अनडेमोक्रेटिक तरीके से, वायलेंट तरीके से जो है वो बाकायदा प्रोटेस्ट किया जाए। जला दो, आग लगा दो, मार दो। अभी तो बॉगी जलाया गया है, कल पैसेंजर्स के साथ जो है उसकी हत्याएं भी कर देंगे ये लोग। बोलेंगे भाई रिजल्ट निकालो, रिजल्ट में धांधली हुई है, एग्जाम नहीं हो रहा, हम फेल कैसे हो गए। तो पहला काम तो ये कि ये जो एग्जाम को लेकर जो छात्रों की मांगे हैं उन मांगों को पूरी की जानी चाहिए। और दूसरा, जहां जहां ये 20-25 जगहों पे जिन छात्रों ने बवाल काटा है, सबके वीडियोस हैं, एक एक को चुन के जेल के अंदर डालना चाहिए। एक सबक जब तक आप देंगे नहीं, एनआरकी से ये देश नहीं चलेगा। वो तमाम लोग जिन लोगों ने रेलवे के प्रॉपर्टी को नष्ट करने की जरूरत की है, इन तमाम छात्रों को, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा इनको हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। ऐसे लोग नौकरी के लायक नहीं हैं, इनकी जगह जेल खाने के अंदर है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वायलेंस की कोई जगह नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आज लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया गया है। सरकार को सख्ती से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर गणतंत्र दिवस पर। आजादी के बाद देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायने में अहम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सलामी देने के बाद राजपथ पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सेना के तीनों अंगों, थल सेना, वायुसेना और जल सेना ने अपनी क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया। राज्यों, मंत्रालयों और विभागों ने अपनी अपनी झांकी का राजपथ पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह टोपी लगाए नजर आए। डॉक्टर साहब, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन भारत एक प्रजातंत्र देश है, क्यों हम प्रजातंत्र दिवस नहीं मनाते हैं? ये आप लगातार खबरों के पंचनामा के कमेंट्स को आप पढ़ती हैं, कई लोगों ने ये सवाल पूछा। अच्छा कि आपने पूछ लिया। हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान को सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताता है। हिंदुस्तान दरअसल एक रिपब्लिक है जिसके ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, और ये दो जो बाद में जोड़े गए, सोशलिस्ट और सेकुलर, वो अलग कहानी है। गणतंत्र का मतलब कि वो डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी, जहां इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जहां राष्ट्रपति होते हैं। डेमोक्रेसी रूल ऑफ मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी ने जो कुछ तय कर दिया वही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी बाय डेफिनेशन वो मेजॉरिटी को स्थान देता है। रिपब्लिक, यहां संविधान सबसे ऊंचा होता है। जो संविधान है, संविधान के रूप से चलना ही एक रिपब्लिक का मूल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसलिए हिंदुस्तान तो डेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे रूप हैं, 20 से ऊपर अलग अलग किस्म के डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में फंक्शन कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की किताबों में अगर आप गूगल भी कीजिएगा, अलग अलग तरीके की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में है। लेकिन हिंदुस्तान, चूंकि संविधान को लागू किया गया और हिंदुस्तान में जो सरकारें होती हैं वो मेजॉरिटी के नाम पे अपना फैसला नहीं ले सकती। सब एक डेमोक्रेटिक नेशन में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकार के पास मेजॉरिटी है तो वो कुछ भी फैसला कर सकती है। लेकिन एक रिपब्लिक में सरकार का काम संविधान को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना, संविधान के खिलाफ कुछ कार्रवाई न करना, और संविधान, आप देखिए किस तरह से जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सीएजी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के सारे लोग ये कहते हैं कि वे संविधान को हम पालन करवाएंगे, उसका लागू कराएंगे।
संविधान की भावनाओं को जो है हम, तो ये चूंकि रिपब्लिक है हिंदुस्तान, इसलिए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। अब जो लोग संविधान बचाने के लिए शाहीन बाग करते हैं, जो लोग संविधान को बचाने के लिए ट्रेन में आग लगाते हैं, जो लोग संविधान को बचाने के लिए किसान आंदोलन करते हैं फर्जी का, उनको ये बताना जरूरी है कि वाई दे आर रॉन्ग, कि चूंकि हिंदुस्तान एक रिपब्लिक है, यहाँ कानून का राज है, तो ये जो इस तरह की चीजें, जो कानून तोड़ने वाले जो क्रियाकलाप हैं, वो डेमोक्रेसी के नाम पे आप उसको लागू करवाते हो कि भाई हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है, लेकिन वो दरअसल इलीगल होता है। इसलिए जो लोग संविधान की दुहाई देकर कानून तोड़ने का काम करते हैं, ये खास करके ये विपक्ष, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तमाम लोग, ये मक्कार लोग हैं, ये हिपोक्रेट्स हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान की क्रूरता पर। पाकिस्तान में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इमरान खान के तमाम दावों के बावजूद कट्टरपंथी हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। अब सिंध प्रांत में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंगलाज माता मंदिर में तोड़फोड़ की है। हमलावरों ने मंदिर में रखी मूर्तियों सहित कई सारे सामान को बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पिछले 22 महीनों में हिंदू मंदिरों पर हुआ ये 11वां बड़ा हमला है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं और उनके मंदिरों पर ऐसे ही घातक हमले किए जाते हैं, क्यों कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती? देखिए, ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट लगातार पाकिस्तान का ये कह रहा है कि हिंदू मंदिरों की प्रोटेक्शन जो है वो इमरान खान की जिम्मेदारी है। लेकिन ये तो रियासत मदीना बनाने की ओर बढ़ रहा है, तो रियासत मदीना में कहाँ इसकी जगह होगी? ये हिंगलाज मंदिर जो है वो हिंदुओं, और सिर्फ चूँकि ये पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान के लोग कोई बोलते नहीं है, ये जो सेकुलर गैंग के लोग हैं, ये अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी, ये प्रियंका वाड्रा को बताना चाहिए। अब ये हमला हुआ है तो ये भी समझ लीजिए कि ये मंदिर है क्या आखिर। हिंगलाज देवी दरअसल उन 51 शक्तिपीठों में से एक है। अब शक्तिपीठ है क्या? तो शक्तिपीठ माता सती की मौत के बाद जब भगवान शिव ने उनके बॉडी को लेकर के पूरी जगह पे वो तांडव करते रहे, तो उनके शरीर का कुछ अंग अलग अलग जगहों पे गिरा जी। तो हिंदुस्तान में आप देखते होंगे बहुत सारा, चाहे वो कामाख्या हो, चाहे वो हर जगह ज्वाला देवी हो, कहीं जीव गिरा है, कहीं आग गिरा है। जो हिंगलाज देवी का जो मंदिर है वो भी एक शक्तिपीठ है, वहां माता का सर गिरा है, और वहां पे सर का भी, स्कल का फ्रंट भाग जो सिंदूर के साथ है, और वहां पे अभी भी वो एक नेचुरल पत्थर सा है और जिसके ऊपर सिंदूर से पूजा की जाती है। ये बलूचिस्तान के इलाके में पूरे गुफानुमा, और वो हिंगला नदी है वो साथ में बहती है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था तो वो बाकायदा गुजरात राजस्थान के तो सारे लोग ऑलमोस्ट जाया करते थे जी। बहुत सारे हिंदू परिवारों की वो कुल देवी हैं जो अभी हिंदुस्तान में वहां नहीं जा सकते। और ये तो वहां पे पाकिस्तान में भी जो बलूची हैं, बलूचियों ने अभी बीच में जब राम मंदिर वाला जो मसला हुआ था बाबरी मस्जिद के बाद, तो उसको तोड़ने लोग पहुंचे थे, तो वहाँ के बलूचियों ने, बाकायदा सिंधी बलूचियों ने मंदिर के सामने खड़े होकर के इससे बचाया था। लेकिन 30 साल हो गए, कट्टरपंथी अब इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि वहाँ पे वो लोग अटैक करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर, उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है। ये चौथा या 5वां बार इस तरह की घटना घटी है, लेकिन अब इस बार इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इन लोगों ने चेतावनी दी है कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये चिंताजनक स्थिति है। उन मीडिया वालों से पूछना चाहिए, ये लुटियन मीडिया के जो बड़े बड़े दिग्गज एडिटर्स
जो इमरान खान को बाकायदा रेड कारपेट बिछा करके दिल्ली में अपने कॉन्क्लेव में बुला करके निमंत्रण देते थे, ये अमन की आशा वाले फ्रॉड्स जो इमरान खान को यहाँ बुला करके फिल्म हीरोइनों के साथ यहाँ पार्टी मनाया जाता था, इन सब से पूछा जाना चाहिए कि भाई इमरान खान के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा कि भाई हिंदू मंदिर के ऊपर आक्रमण हो रहा है, एक शब्द कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सीए का विरोध होगा। ऐसा कोई सिस्टम होता कि मंदिरों को शिफ्ट किया जा सकता है तो उसको तो शिफ्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अब देखिए 3 शक्तिपीठ पाकिस्तान के अंदर हैं और तीनों की दुर्दशा पाकिस्तान में इन लोगों ने कर दी है। बहुत ही दुख हो रहा है ये सुन के कि जो हिंदू आस्था के केंद्रों के ऊपर पाकिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।